हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। हम लोग अपनी सीरीज चला रहे थे हाई स्कूल की गणित एक्सरसाइज। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज टर्न है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है ना। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट सवाल क्या है इसका। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे हल। इसके विपरीत माना इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। और जो भी परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q मतलब फ्रैक्शन के रूप में। जैसे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 3 एक परिमेय संख्या है, 3/1। 5 एक परिमेय संख्या है, 5/1। और ये आप देख रहे हो ना, जैसे 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, 5/1 हो गया। इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा और कोई नहीं है। 3/1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जिससे एक भी कट जाए और 3 भी कट जाए। ऐसी संख्या जिससे हम एक को भी भाग दे दें और 5 को भी भाग दे दें। ऐसी संख्या जैसे 3/5 लिखा है, ऐसी संख्या जिससे हम 5 को भी भाग दे दें और 3 को भी भाग दे दें। तो ऐसी संख्या के अलावा और कोई नहीं दिख रही है ना, एक ही गुणनखंड है। तो इन ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या। जैसे लिखा है 3/5, ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। 7/11, ये दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या मान लिया हमने? कह रहा था कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना? इसके विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा? अतः √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। √5 को किसके रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q क्या है? दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक और कंडीशन है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या लिखिए, अगर जो उसके नीचे 0 लिख दें तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये अपरिभाषित हो जाएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। तो जैसा कि लिख लिया ना कि √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये लिख लो 5 बराबर P/Q। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? √5 गुणे Q बराबर P। फिर लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे आप तो क्या प्राप्त होगा? √5Q की होल स्क्वायर बराबर P²। ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। इसका मतलब क्या हुआ? Q² बराबर P²/5। देखो P² के अपान में 5 आया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो 5 है वो P² को डिवाइड कर रहा है। और जब डिवाइड कर रहा है तो 5 P² का क्या होगा? गुणनखंड होगा। होगा कि नहीं? जैसे 25 लिखा है, 25 के नीचे 5 लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 25 को डिवाइड कर रहा है। या 5 का स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिख दें तो 10 का स्क्वायर तो 100 होगा ना। तो जब 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 10 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज लिख लो, क्योंकि 5 P² का क्या है? गुणनखंड है। अतः 5P का भी गुणनखंड होगा।
ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, मान लीजिए इसको पुनः फिर लिखो। अब इसी प्रकार से हमको ये प्रूव कर देना है, जैसे हमने कर दिया कि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, जहां पर जो 5 है ना वो पी स्क्वायर का गुणनखंड है, तो पी का भी होगा। इसी प्रकार से हमको ये सिद्ध करना है अब आगे कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, तो क्यू का भी होगा। तो यहाँ पे लिखो, माना किसी पूर्णांक, यहाँ पे किसी दूसरे पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगी, किसी दूसरे नंबर की। माना किसी पूर्णांक c के लिए, माना किसी दूसरे पूर्णांक c के लिए p बराबर 5c, क्या मान लिया, p बराबर 5c। अब ये p बराबर 5c जो है इधर वाली वैल्यू में रखो, तो ये हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा रूट नहीं, यहाँ पे हो गया था कितना 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, अब p स्क्वायर के स्थान पर ये आ जाएगा 5c की होल स्क्वायर, तो कितना बन गया 5q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर बटे 25, है ना। देखो ये वाला पार्ट पूरा इधर उठा के ले आओ, 25c स्क्वायर, यहाँ पे समझ लो 25c स्क्वायर लिखा है, तो 5q स्क्वायर इधर करोगे, फिर 25 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे काट लो, 5 × 5 और 5 × 5 = 25। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो इसका तात्पर्य भी वही हुआ, क्या हुआ, क्योंकि 5q स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः 5q का भी गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा। समीकरण फर्स्ट, इन दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि p और q का एक के अतिरिक्त भी कोई कॉमन गुणनखंड है जो कि 5 है, और जब कॉमन गुणनखंड है तो p और q दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है, और जब ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है तो √5 हमारी परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इधर का इरेज कर दें, नोट तो कर लिया होगा। अब ये चीज यहाँ पे लिखो, क्या लिखना है, अतः समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि p तथा q का एक के अतिरिक्त अन्य भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अन्य भी कोई, अतः समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से स्पष्ट है कि p तथा q का एक के अतिरिक्त अन्य भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस कल्पना का विरोधाभास होता है कि p तथा q, कौन सी कल्पना का विरोधाभास होता है, इस कल्पना का विरोधाभास हो रहा है कि p तथा q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये इतना लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब ये लिखोगे तभी एग्जामिनर देगा पूरे में पूरे नंबर, ठीक है ना।
क्या लिखा इससे हमारी इस कल्पना का विरोधाभास होता है कि p तथा q दोनों सहभाज्य संख्या हैं। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।